सबको नमस्कार। आज हम लोग किटिफ के बारे में चर्चा करेंगे, सोरियासिस के बारे में। कल हाइपरग्लिसीमिया के बारे में चर्चा की गई थी। कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर देना उचित रहेगा। डॉक्टर सुनील रातौरी जी, धीरज कुमार जी, रीना शर्मा जी, कुश गौड़ जी, परवेश मान्या जी, मनोरंजन साहू, सुकुमार जोशी जी, सोनल पटेल जी, आप सब सही समय पर उपस्थित हो गए हैं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। वंदना पाठक नियमित श्रोता हैं और अच्छे कमेंट्स भी करती हैं। आप सबको नमस्कार। रेखा वर्मा, इन्होंने प्रश्न किया है, आमा हल्दी शोथहर है क्या? तो गुणों में तो शोथहर नहीं है, लेकिन दीपन पाचन है, एंटी एलर्जिक है, लेकिन डायरेक्ट शोथहर नहीं है। गिरिराज प्रसाद शर्मा जी ने TAO, जिसको बर्गर डिसीज भी कहते हैं, बर्गर डिसीज इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बो एंजाइटिक ऑब्लिटरेंस, थ्रोम्बो एंजाइटिक ऑब्लिटरेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TAO कहते हैं। इस रोग में जो छोटी साइज़ की और मीडियम साइज़ की ब्लड वेसल्स हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हालांकि कोई भी आर्टरी इससे इफेक्टेड हो सकती है, परंतु ज़्यादातर पैरों तथा हाथों की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है और इस वजह से वहाँ पर वेदना और साथ साथ में ब्लड सप्लाई न होने के कारण टिश्यू डैमेज हो जाता है और यही बाद में गैंग्रीन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको बर्गर डिसीज कहते हैं। इसमें टिंगलिंग सेंसेशन, नम्बनेस हाथ और पैरों में, चेहरा पेल वर्ण का हो जाता है, रेडिश, पेनफुल और ओपन सोर्स भी हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं। फिंगर तथा टोज में इन्फ्लेमेशन पाया जाता है ज़्यादातर। ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से सर्वप्रथम विरेचन कर्म कराना चाहिए। आभ्यंतर स्नेहपान पंचतत्व घृत से कराकर और विरेचन कराएं। इसके अलावा शोथहर वस्ती, तृणपंचमूल और वरुणादिक्वाथ, इनको 50-50 ग्राम लेकर के 300 ml काढ़ा बना लें। 50 ml गोमूत्र और 50 ml शहद और साथ साथ में सेंधो 5 ग्राम, यवक्षार 10 ग्राम मिला के बस्ती देवें। 16 बस्तियों को कोर्स करें तो निश्चित रूप से इसमें आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, शोथारी लौह, स्लज इत्यादि लौह और गिलोय, शोथारी लौह 250, स्लज इत्यादि लौह 250, गिलोय 250 और गंधक 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा दें। अगर सोर्स हो गए हों, घाव हो गए हों, तो उनको निम्बपत्र काढ़े से प्रक्षालन करने के पश्चात जात्यादि घृत या जात्यादि तैल, इसमें थोड़ा हल्दी मिला करके और घाव में लगाएं और व्रणपट्ट बंधन कर दें। इसमें रोगी को आराम होगा। प्रतिदिन व्रणपट्ट बंधन इस प्रकार करना है, जात्यादि तेल या जात्यादि घृत प्लस हल्दी, और रोजाना पंचवल्कल या निम्ब पत्र काढ़े के द्वारा उसको प्रक्षालन करें, धोएं। चूँकि ये गैंग्रीनस हो जाता है, ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। अगर डायबिटिक पेशेंट हुआ तो फिर और भी ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। मनीषा जी का एक प्रश्न है, इकोइंग ऑफ वॉइस का इको होना, इसके होने से आपकी आवाज़
गूंजती है, दोबारा साउंड सुनाई देती है, इसी को बोलते हैं इकोइंग। ये जैसे टिनिटस प्रॉब्लम होती है कानों में, ऐसा कभी कभी हो सकता है। ऐसी अवस्था में कर्णपूरण हिंगवारी तेल या बिलवारी तेल से करें। दिन में 2 बार 4-4 बूंद डालें। और इंद्रिय वर्धक तेल से स्नेह नस्य करें। और शोधन नामन नस्य शरबिंदु तेल से करें। स्नेह नस्य की मात्रा 4 बूंद होगी और शोधन नस्य की मात्रा 6 से 8 बूंद तक आप डाल सकते हैं। ये लगभग 20-21 दिन का कोर्स करें। इससे इकोइंग ऑफ साउंड जो आपको आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ टैबलेट नियो 2 गोली सुबह शाम, शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार दुग्ध के साथ, ये भी सेवन करें यदि सीरियस प्रॉब्लम है तो। माधुरी जाधव, उनका एक पेशेंट है वर्टाइगो का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तीक्ष्ण विरेचन और स्नेहपान कराना है तो विधि क्या होगी। तो ये समझ लीजिए वर्टाइगो ये वातव व्याधि है, इसमें तीक्ष्ण विरेचन नहीं कराना चाहिए, मृदु विरेचन कराइए। आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक दृढ़ से कर लें। पहले दिन 30 ml 60 ml ऐसा बढ़ाते हुए क्रम में जाएं जब तक सम्यक स्नेह के लक्षण न प्राप्त हो जाएं। सम्यक स्नेह लक्षणों के प्राप्त होने के बाद फिर इसमें बहुत तीक्ष्ण विरेचन न कराएं। इसमें अमलतास गूदा 20 ग्राम, निशोथ 20 ग्राम, मुनक्का 20 नग डाल दीजिए और इसका काढ़ा 100 ml बना लें और इसमें कैस्टर ऑयल 30 ml मिला करके विरेचन करा दें। ये ध्यान रहे कि इसमें कुटकी, इच्छा विधि रस आदि का प्रयोग तीक्ष्ण विरेचन के लिए ना करें। वर्टाइगो में खासतौर से जो वातव व्याधि होती हैं उसमें हमेशा मृदु विरेचन या मृदु शोधन करने का उल्लेख आता है, क्योंकि कफ पित्ते द्रवे धातु संहिते लग्नम महत आमक क्षयार्ध ऊर्ध्वम पायुन साहित्य क्षणम। कफ और पित्त द्रव धातु है, इसलिए लंघन शोधन ये सब सह सकता है, परंतु वायु द्रव धातु नहीं है, इसलिए इसमें ब्रह्मण चिकित्सा अच्छी होती है, शोधन चिकित्सा नहीं। लेकिन वातव व्याधियों में मृदु शोधन करने के लिए कहा है। पक्षाघात में जरूर स्वेदना में स्नेह से उत्तम पक्षाघात विरेचन में बताया है, तो उसके अनेक कारण हैं। डॉक्टर शिवम माहेश्वरी ने पूछा है कि राइट किडनी में GN 20% और लेफ्ट किडनी में GN 7% है। डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन है। पहले GN क्या है वो समझ लें। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जब ग्लोमेरुलर सेल्स डैमेज हो जाते हैं किसी कारण से तो उनकी छनने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है और इसी का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका दूसरा नाम है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये एक प्रकार का ग्रुप ऑफ डिसीज़ है जिसमें इंजरी हो जाती है किडनी में, ख़ासतौर से जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं, जो उसको हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं, उसमें डैमेज हो जाने से कई ऐसे तत्व जो एक्सक्रीट होना चाहिए यूरिन के माध्यम से वो नहीं हो पाते और शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। वास्तव में ये भी जो व्याधियां हैं वो बहुत कष्टसाध्य हैं। ऐसे में शोथहर वस्ती जो मैं बताता हूँ, वरुणादिक्वाथ और तृण पंचमूल क्वाथ की वस्ती देवें। इससे निश्चित रूप से पेशेंट में आराम प्राप्त होगा। विरेचन करा दें, विरेचन कराने से और भी लाभ होगा। विरेचन पहले कराएं, फिर इसके बाद शोथ हर वस्ती देवें। औषधियों में गोक्षराज गुगुलू, आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, और काढ़ा देवें। मकोए, ककड़ी बीज,
गोक्षुर और शतावरी, इनका काढ़ा दिन में 2 बार सेवन कराएं। इसके अलावा पूर्णानवारिष्ट 4 चम्मच दवाई भोजन के बाद दोनों टाइम इसको देना चाहिए ऐसे पेशेंट में, तो थोड़ा बहुत पेशेंट को आराम निश्चित प्राप्त होगा। कैसे पहचानेंगे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है? तो उसके सिम्टम्स होते हैं चेंज इन यूरिनेशन, फ्रॉदी झाग युक्त मूत्र प्रवृत्ति होगी, कभी कभी उसमें ब्लड भी आ सकता है, डिस्कलर्ड यूरिन होगा, पेन होगा, साथ साथ में आर्म्स, रिस्ट, लेग, एंकल्स, इन सब में स्वेलिंग भी हो जाती है, जॉइंट पेन भी होता है, और पेन इन बैक, ये सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। तो आप विरेचन और शोथ हर्बस्ती, ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताई वो आप इसमें करें, इसमें निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर मोनिका शैलेश स्वामी, पंचकर्म की व्यवस्था नहीं है उनके पास, उनको विरेचन कराना है तो कैसे करें, स्वेदन कैसे करें? तो इस स्वेदन करने के लिए मैंने कई बार बताया है, कुकर ले लीजिए हॉकिंस का 10-11 लीटर का, सीटी निकाल दीजिए और उसमें पाइप जो गैस में लगती है पाइप वो उसमें फिट कर दीजिए और पानी डाल के, और जो आपका पेशेंट जिस दोष का उसके हिसाब से द्रव्य डाल दें, 10 मूल डाल करके और उसको बॉईल करें, उससे भाप निकलेगी नाली के द्वारा, उसके माध्यम से आप सेक कर सकते हैं। एक चद्दर उड़ा दें और नीचे से भाप भेजेंगे तो पूरे शरीर में आ जाता है। एक पोर्टेबल वाष्प स्वेद यंत्र आता है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं। पोर्टेबल रहता है, वो लकड़ी उसके कपड़े का बना हुआ रहता है और बहुत अच्छा है, आप कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, कहीं भी आप स्वेदन कर सकते हैं। कुकर चाहिए, और ये जो मैंने बताया सर्वांग वाष्प स्वेद यंत्र, ये भी आप बाजार से क्रय कर सकते हैं और इससे आप सर्वांग स्वेदन कर सकते हैं। के.एन. गांगवार जी का पेशेंट है कोई, फेशियल पैरालिसिस का, 2-2.5 साल से है फेशियल पैरालिसिस। जैसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहा है, अर्धते नावनम ऊर्धम तैलम तर्पणम योचा नाड़ी शोधो उपनाहस्य आप्यानुपस्थिताः। अर्धिक रोगों में नावन नस्य करना चाहिए। नावनम च द्विविधम स्नेहनम शोधनम च। नावन नस्य भी 2 प्रकार का है, स्नेह नावन और शोधन नावन। स्नेह नावन अर्थात अणु तैल से, मालकांगली तैल से, ज्योतिषमरी तैल से, त्रिफला घर से ये जो स्नेह देते हैं, नस्य देते हैं, तो स्नेह नावन। शोधन नावन के अंतर्गत षड्बिंदु तैल, अपामार्ग तैल, वचा तैल, जो तीक्ष्ण द्रव्यों से बने हुए होते हैं तैल, वो शोधन नावन है। इसका प्रयोग 21 दिन तक करें, 1-2 दिन स्नेह नस्य और तीसरे दिन शोधन नस्य। 7 दिन की गैप करने के बाद फिर इसका रिपीट आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शिरा तर्पण करने का है। शिरा तर्पण के लिए शिरोअभ्यंग, पिचुधारण, शिरोधारा, शिरोबस्ती जो भी आपके यहाँ उपलब्ध है वो जरूर कराएं। इसके अलावा एक अनुभूति योग चक्रदत्त का है, मैं बता रहा हूँ आपको। 5-6 नग लहसुन ले लीजिए और उसको तिली तेल या मक्खन इसमें पीस दीजिए, चटनी बना लीजिए और इसको प्रातःकाल खाली पेट सेवन करें। अब ये तो आपका पेशेंट तो जीर्ण हो गया है, कई बार तत्कालिक पेशेंट आपको प्राप्त होंगे अर्धित के 15 दिन के 1 महीने के अंतर्गत। अगर 15 दिन के अंतर्गत प्राप्त होता है तो इस नस्य कर्म से तत्काल आप ठीक कर सकते हैं। चूँकि पुराना पेशेंट है तो आपको लगातार ये कोर्स देने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें एरन मूलादि बस्ती और सहचर तैल, इन दोनों की कालवस्ती क्रम से बस्ती देवें। वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन हमेशा चलते रहना चाहिए। औषधियों में वातकुलांतक रस 60 मिलीग्राम, एकांग वीरस 125 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, ऐसी एक मात्रा
ये दिन में 2 बार या 3 बार ब्राह्मी अवलेय के साथ इसका सेवन करें। साथ साथ जो आवश्यक एक्सरसाइज कर सकते हैं मुख से संबंधित, वो भी आपको करना चाहिए। नहीं तो सूर्य नमस्कार, प्राणायाम करने का प्रयास करें। हालांकि थोड़ा इसमें दिक्कत जाएगी, लेकिन प्रयास करें तो और जल्दी इसमें लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर मोकम्बिका रचना, अगर अतिशोध हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? अतिशोध की अवस्था में मधुर शीत द्रव्यों का सेवन, ठंडे पदार्थों का सेवन, ठंडे पानी से स्पंजिंग, शीतल औषधियों का सेवन, षडंग पानी का बार बार सेवन। षडंग पानी मुस्त परपट कोशिर चन्नोधि चनाग्रही है, श्रत शीतम जलम दद्यात् पिपासा ज्वर शांति है। औषधियों में प्रवाल पिष्टि, चंद्रकला रस 250 मिलीग्राम प्रवाल पिष्टि, चंद्रकला 125 मिलीग्राम दिन में 3 या 4 बार इसका सेवन कराएं। चंद्र प्रभावटी 2 गोली सुबह शाम को। चंदन का लेप, ये बहुत ही उपयोगी है। चंदन घिस करके और पूरे शरीर में, खास तौर से माथे में लगाएं तो इससे भी काफ़ी अच्छा आराम प्राप्त हो सकता है। ठंडे स्थान में लेटाएं, उष्णता से बचाएं, ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर मुक्ता भगत, पेन ड्यू टू डेंटल कैरीज, वाकई बहुत तीव्र वेदना होती है जब कैरीज हो जाती हैं दांतों में। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। गम्स के द्वारा ब्लीडिंग भी ऐसी अवस्था में हो सकती है। ऐसी अवस्था में सर्वप्रथम एंटीबायोटिक के दृष्टिकोण से निम्बपत्र काढ़े का गंडूस धारण कराएं। कम से कम 5 दिन 7 दिन तक इसका धारण कराएं और उसके पश्चात पंचवल्कल क्वाथ, इसका गंडूस करें। इससे भी पेशेंट को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा लवंग तैल का फावा आप कैरीज में डालें, इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होगा। और ज़्यादा कैरीज यदि हो गई हैं तो फिर दांत के डॉक्टर को दिखा करके जैसा वो सलाह दें वैसा करना चाहिए। लेकिन प्रारंभिक रूप से ये ट्रीटमेंट आप रोगी में कर सकते हैं। लास्ट में जात्यादि तैल, 5 दिन आप निम्ब छाल से, निम्ब छाल काढ़ा, 5 दिन वल्कल पंचवल्कल और 5 दिन जात्यादि तैल से यदि आप कवल धारण या गंडूस धारण करते हैं तो निश्चित रूप से पेशेंट में लाभ प्राप्त होगा। चाइल्डहुड के रोगों के बारे में आपने कहा है कि लेक्चर एक ले लीजिए। वैसे यही रोग चाइल्डहुड में भी होते हैं। कुछ रोग छोड़ दीजिए जो विशेष रूप से चाइल्डहुड में होते हैं। बाकी सारे रोग जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो बच्चों को भी हो सकते हैं। बस औषधियों के डोज का अंतर है। स्वर्ण औषधि सामान्यतः हम 60 मिलीग्राम देते हैं, लेकिन बच्चों को देना है तो 30 मिलीग्राम दीजिए। रस औषधियाँ सामान्यतः 125 मिलीग्राम स्वस्थ जवान में या हम जैसे लोगों में देते हैं। बच्चों में 60 मिलीग्राम दे सकते हैं। भस्म जो है सामान्यतः हम 250 देते हैं एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 125 मिलीग्राम। ये चेंज करके आप सब करो। दूसरा पंचकर्म, पंचकर्म बच्चों में हर नहीं सब नहीं कराया जा सकता। न नस्य मून सप्ताब्दे न तीता शीत वस्त्रे न चो नाष्टा धसे धूम कबलो नून पंचमे न शुद्धि ऊन दसवें न चाति क्रांति सप्ततौ आजन्म मरणम सस्वम प्रतिमर्षस्तु वस्तिवत। प्रतिमर्शनस और मात्रावस्ति, ये आजन्म मरणम सस्तम, जन्म से मृत्यु तक दे सकते हैं। लेकिन वमन नस्य जो है 7 साल के ऊपर वालों को ही देना चाहिए। 10 साल के ऊपर वालों को ही शोधन कराना चाहिए। 80 साल के ऊपर के वृद्धों में शोधन नहीं कराना चाहिए। तो
ये आपको ध्यान में रख करके बच्चों का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। नीलम शुक्ला जी ने पूछा है कि पत्रप्राणी श्वेत के लिए यदि निर्गुंडी नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हिरण्य पत्र बड़े आराम से मिल जाता है। हिरण्य पत्र, धतूर पत्र और अर्क पत्र ये मिल जाते हैं। इनके द्वारा पत्रप्राणी श्वेत विधिपूर्वक कर सकते हैं। इनको बारीक काट करके और जिस तेल से मालिश आपने कराया है उस तेल को रख करके उसमें जीरा, लहसुन ये डाल करके छौंक लगा दें और नींबू काट लें, 3-4 नींबू बारीक बारीक काट के डाल दें। मेथी करीब 10 ग्राम से 20 ग्राम डाल दें और अच्छी तरह पका करके जब लुगदी बनने लगे पका करके इसके द्वारा आप पत्रप्राणी श्वेत का उपयोग कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताऊं कि निर्गुंडी जो है जानवर नहीं खाते। आप जो है जहाँ रहते हैं आसपास, अगर आप नीचे के बिल्डिंग में हैं तो आप निर्गुंडी लगा सकते हैं। बड़ी जल्दी लगती है और इसको जो जानवर या बकरी आदि खाते नहीं हैं। डॉक्टर योगेश महाजन ने पूछा है क्या पंचकोल चूर्ण और त्रिकटु चूर्ण को शहद के साथ ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। कई बार बच्चे होते हैं या स्त्रियां होती हैं तो कटु के कारण वो लेने में आनाकानी करते हैं। ऐसी अवस्था में आप शहद के साथ इसका सेवन आप करा सकते हैं। अब आइए उन चिकित्सकों का नाम लेना आवश्यक है जो कि निरंतर हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत ही सम्मान देते हैं। उसके लिए उनको हार्दिक धन्यवाद। मुबिन मुल्ला जी, रेखा वर्मा जी, उषा तभानी जी, सुनील रातौरी जी, डॉक्टर रवि श्रीवास्तव जी, राजेंद्र कुंद्रा जी और आयुष दर्पण के एडिटर इन चीफ डॉक्टर नवीन जोशी, वो कार्यक्रम को सुनते भी हैं और दूसरे दिन यूट्यूब में ये लेक्चर डाल देते हैं। तो जो ये मान लीजिए 4 बजे नहीं सुन पाते वो उसमें यूट्यूब में आकर आप दे सकते हैं। हमेशा वो ध्यान दिलाते रहते हैं, 4 बजे के पहले ही मैसेज आ जाता है। तो ऐसे सुधी हमारे प्रिय डॉक्टर नवीन जी, डॉक्टर विजय सैनी, डॉक्टर संतोष सिंह, वंदना पाठक, डॉक्टर अग्रवाल, अंजना, प्रिया संगानेकर, माफ़ करिएगा यदि गलत नाम उच्चारण हो रहा हो, सुखवंत मिश्रा जी, विनोद पटेल, योगेश महाजन, आयुष शर्मा जी, प्रशांत जी, सोनम गोहानी जी, आनंद आयुर्वेद वाले, शुभम एस पवार, विनेश्वरी श्रीवास्तव जी, ज्ञानेंद्र सहपाठी जी, शैलेंद्र ठाकुर जी, लवलीन कश्यप जी, कमलेश विश्वास जी, दिनेश राज जी, आदित्य त्रिपाठी जी, सुप्रिया साहू जी, अरुण शर्मा जी, परेश मानिया, रीना शर्मा कौशिक, विकास चौधरी जी, पंकज शुक्ला जी, मनीष खरे जी, सविता पाटिल, लवलीन शुक्ला जी, कामनी धीमान, ज्वाला प्रसाद जी, प्रशांत साने, धीरज कुमार जी, गिरधारी अरोरा जी, आर सिंह चहल, पवन जोशी जी, सुभान अली जी और गौरव पारधी, ये सब चिकित्सक जुड़े हुए हैं। मैं सामने देख रहा हूँ आदित्य त्रिपाठी उपस्थित हैं और नवनीत जी उपस्थित हैं, आशु कुमार भी उपस्थित हैं। अब आइए आज का जो विषय है सोरियासिस। ये बड़ी प्रसिद्ध व्याधि है, कष्टसाध्य व्याधि है और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि 3 बार संशोधन कर्म अगर इसमें करें तो इसको जड़ से समाप्त किया जा सकता है। कई लोग एक बार बोन विरेचन करा देते हैं, फिर ठंडी में उत्पन्न हो जाता है। 3 बार आप लगातार संशोधन कराएं काउंसलिंग करके पेशेंट का, तो निश्चित रूप से केटिव का पेशेंट ठीक हो जाता है।
सोरियासिस को आयुर्वेद में एक कुष्ठ या किटिव कह सकते हैं। ये सबसे बड़ी खराब बात है कि चेहरे में और शरीर में जब हो जाता है तो बहुत ही अगली अपीयरेंस पेशेंट का होता है और इससे उसको डिस्ट्रेसिंग होता है, उसको स्ट्रेस होने लगता है, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है। कई ऐसे मेरे पेशेंट रहे हैं जो आत्महत्या की योजना बनाने लगे इस रोग के कारण, लेकिन आश्वासन पुनः पुनः संशोधन करने से निश्चित रूप से आप इसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप सब जानते हैं ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन एक खास बात है कि नॉन इन्फेक्शियस है, इसका इन्फेक्शन नहीं होता। सामान्यतः हम जो है कुष्ठ कहते हैं, और कुष्ठ कहा तो लेप्रोसी याद आती है, और लेप्रोसी याद आती है तो इन्फेक्शियस है। जैसा सुश्रुत ने कहा है, कुष्ठ जो है इन्फेक्शियस है, एक आदमी से दूसरे आदमी फैलता है। कुष्ठ, ज्वर, नेत्राभिषण, ऐसे शोष रोग, तो ये प्रारंभ से ही सुश्रुत काल से ही इन्फेक्शियस डिसीज के रूप में इसको माना गया है। प्रसंगात गात समुस्पर्शात निहि स्वाद सह भोजनात् एक सही आसनास्यु वस्त्रमाल्या अनुलेपनात् कुष्ठम ज्वर से शोषस् नेत्राभिसंदेव च औपसर्गिक रोगांश संक्रामंती नरनरम। लेकिन चरक ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, कुष्णादि वपुः इत कुष्ठम, त्वचा में विवरणता आ जाए उसको कुष्ठ कहते हैं। तो यदि 7 महाकुष्ठ को छोड़ दे तो बाकी तो साध्य हैं और इन्फेक्शियस वो नहीं है। इसलिए लेप्रोसी एकदम ट्रांसलेशन यदि कर दे तो बहुत उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए खासतौर से मैं सोरियासिस के बारे में बात कर रहा था, ये नॉन इन्फेक्शियस है। इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं वह रक्त वर्ण के गोलाकार प्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत ड्राई होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं और सिल्वरी स्केल्स निकलते हैं, सिल्वर जैसे स्केल्स उसमें निकलते हैं खुजाने में। इसको एक कुष्ठ या किटिव के नाम से जाना गया है। ये वात कफ प्रधान कुष्ठ के अंतर्गत हम इसको समाहित कर सकते हैं। अस्वेदनम महावस्तु यत मत्स्य सकुलोपम तदे कुष्ठम। अस्वेदनम, अस्वेदन पसीना बिल्कुल नहीं आता। अस्वेदनम महावास्तु, बहुत बड़े बड़े चकत्ते। अस्वेदनम महावस्तु यत मत्स्य सकलोपम, जैसे मत्स्य यानी मछली के छिलके होते हैं ऊपर के, उस प्रकार के इसमें लक्षण प्राप्त होते हैं। और अगर हम किटिव को देखें तो श्यावम किर्ण खर स्पर्शम परुषम किटभम स्पर्धम, श्यावरण के परुष खर स्पर्श में खरता, खुजली अधिक, ऐसे लक्षण मिलते हैं, उसको किटिव कहते हैं। तो देखा जाए तो किटिव और एक कुष्ठ से मिलते जुलते लक्षण सोरियासिस में प्राप्त होते हैं, लेकिन ये दोनों ही वात कफज हैं। तो चिकित्सा में कोई अंतर इसमें नहीं आएगा, चाहे वो एक कुष्ठ हो चाहे किटिव, आप मान के चलें। इसके प्रमुख लक्षण हैं, पहला मुख्य लक्षण है मत्स्य सकलोपम अर्थात स्केलिंग। सिल्वर वर्ण के छिलके निकलते हैं इसमें और कंडू होती है, बहुत खुजली होती है। एपिडर्मल थिकनिंग होती है, मोटापन त्वचा में आ जाता है। ड्राइनेस, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो ड्राइनेस। अगर इसमें बार बार हम तेल या पानी ही लगाएं तो खुजली कम हो जाती है। इरिदेमा, जलन होना, विवरणता, कैंडल ग्रीस साइंस और ऑस्टिस साइंस, ये 2 पैरामीटर हैं पॉजिटिव। ये साइंस यदि प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए सोरियासिस का पेशेंट है। कुष्णादि वपुः इति कुष्ठम, जैसे मैंने बताया, चरक ने इसको रक्तज विकार बताया है, महागध के नाम से कहा गया है, ये महागध है। सुश्रुत ने औपसर्गिक रोग के रूप में माना है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। इसके निदान वही है जो कुष्ठ के निदान है। सबसे प्रमुख है विरुद्ध आहार विहार का सेवन करना, अति उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन करना,
उष्ण तीक्ष्ण साथ साथ खट्टी चीज़ें लेना, विप्र गुरु ब्राह्मण आदि का अपमान करना और पूर्व कृत कर्म भी इसके लिए उत्तरदायी है। साथ में पंचकर्म का ठीक ढंग से नहीं करना, ये सब कारण कुष्ठ की उत्पत्ति में होते हैं। कपालो दोम्बर मंडल ऋषिजुह पुंडरीक, ये इसके भेद हैं। 18 प्रकार के भेद इसके होते हैं। निदानों को देखें। विरोधीन अन्नपानानि द्रव स्निग्ध गुरुणिचा भजताम अगताम छर्दि वेगस्यान्यान्य प्रकृताम व्यायामम अतिसंताम अवति भुक्तोपनिषेवणाम शीतोष्णलंघन आहारान क्रम मुक्ता निषेवणाम घर्म श्रम भयार्दिता नाम द्रुतम सीतांबु सेवनाम अजीर्णाध्यसना सेव पंचकर्मापचारणाम नवान्न दधि मत्स्याम लवणाम निषेविणाम मांस मूलक पृष्ठान तिलक क्षीर गुणाशिनाम विवायम चापजीर्णे अन्य निद्राम च भजताम दिवा विप्रान गुरुण धर्षताम पापम कर्म च कुरुवताम। ये इसके कारण बताए गए हैं। भेदों में जैसे मैंने बताया 18 भेद, 7 महाकुष्ठ और 11 आप उनको उपकुष्ठ कह सकते हैं, क्षुद्र कुष्ठ कह सकते हैं। टोटल 18 होते हैं। और यह भी चरक ने कहा कि वर्ण भेद से अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कपाल उदुम्बर मंडल ऋषिजुह पुंडरीक सिद्ध कांका कई एक कुष्ठम किटभम सावपादिका अलसिकम दद्रुचर्म दल पामा विस्फोटक लक्षणानुपेक्षा माहा। इस प्रकार 18 प्रकार के भेद बताए गए हैं। संप्राप्ति एक त्रिदोष व्याधि है। 100 कारणों से त्रिदोष का प्रकोप होता है। फिर इसमें दूष्य हैं त्वचा, रक्त, मांस और लसिका, ये 4 दूष्य हैं और 3 दोष हैं। तो दोष और दूष दोनों मिल करके यानी सप्त जब एक साथ कुपित होते हैं तब जो है कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। और त्वचा में ही स्थान संश्रय होता है। विभिन्न प्रकार के कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। त्रयः प्रकृता दोषाः वातादयस्त्रयः दुष्टा त्वग् रक्त मांसाम्बुचा दूष्यन्ति सकुष्ठानां सप्तको द्रव्य संग्रह अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्तचैक दशविचा न चैक दोषजम किंचित कुष्ठम समुपलभ्यते। यानी इसमें दोष और दूष 7 होते हैं। विसर्प में भी दोष 7 होते हैं। रक्त लसिका त्वक्मा दूषम दोषस्त्रयोमला विसर्पणाम संवृत्तो विज्ञा सप्त धातवा। लेकिन कुष्ठ और विसर्प में यही अंतर है कि कुष्ठ में 7 दोष दूषियों का दूषित होना आवश्यक है, जबकि विसर्प में ये 7 दोष दूषियों का एक साथ कुपित होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, विसर्प शीघ्रकारी व्याधि है। वेदना, बहुत वेदना होती है, फफोले हो जाते हैं। लेकिन कुष्ठ जो है दीर्घकाल व्याधि है, वेदना इसमें नहीं होती, धीरे धीरे ये फैलता है। लगभग 3 साल 4 साल पैथोजेनेसिस इसकी होती है। और विसर्प तो अभी आप सामान्य रूप से हैं, कोई कीड़ा या कुछ एलर्जी होगी तत्काल विसर्प हो जाता है। तो ये इन दोनों में अंतर है। पूर्व रूप में कभी स्वेद आना, कभी स्वेद की प्रवृत्ति ना होना। दूसरा, अधिक पसीना आना और कभी ना आना, जैसे मैंने बताया। कंडू, विवरणता, पारुष्य लक्षण, ये सारे लक्षण। स्पर्शा अगत्वम अतिशोधो न वैवर्णम उन्नति कोठा नाम लोम हर्षस्य कंडुस्तोदा श्रमा कलमा वृणामारिकम शूलम शीघ्र उत्पत्तिश्चरिता दाह सुप्तांगता चेत कुष्ठ लक्षण अग्रजम। तो एक कुष्ठ के संदर्भ में मैंने बातें बताई, क्योंकि चिकित्सा भी कुष्ठ के ही समान हम यहाँ करेंगे। लेकिन वास्तव में सोरियासिस बिल्कुल अलग व्याधि है। मैंने आपको लक्षण बताए। अब आइए चिकित्सा के बारे में समझ लें। तो इसमें बहुदोषा संशुद्ध कोष्ठी बहुसो अनुरक्षता प्राणान दोषे हते मात्रा हते वायु हन्याद बलामाशु। पुनः पुनः संशोधन कराना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि 3 आवृत्तियाँ आप इस पेशेंट में कुष्ठ इसके सोरियासिस के पेशेंट में 3 आवृत्तियाँ शोधन कर्म की करें। जैसे बताया है कि 15-15 दिन में वमन करा सकते हैं, 1-1 माह के अंतर्गत विरेचन करा सकते हैं, 6-6 माह में रक्तमोक्षण करा सकते हैं, और नस्य जो है प्रत्येक तीसरे दिन करा सकते हैं। पक्षाद छर्दनान अभिपेयान मांसान मांसाद संसलम चाविदेय श्राव्यम
रक्तम द्विवत्सरे ही अल्पम नस्यम दद्यात् त्रिरात्रात्। तो वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य कर्म और रक्त मोक्षण, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर वमन कराना है तो आभ्यंतर स्नेहपान कराना पड़ेगा। उसके लिए पंचतिक्त घृत, महातिक्त घृत ये अच्छा उपयोगी है, इससे आभ्यंतर स्नेहपान कराइए। वमन कल्प के रूप में कुटज, पटोल और निम्ब छाल, इनको 20-20 ग्राम लेके कुटज, पटोल और निम्ब छाल काढ़ा बना लीजिए 100 ml, और इसे मदन फल पिपली 15 ml योग उठ करके रात्रि में भिगो के रख दीजिए वमन के एक दिन पहले। और जिस दिन वमन कराना हो मसलिए, छानिए, 2.5 ग्राम सेंधव, 20 ग्राम शहद मिला करके वमन कल्प के रूप में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। विरेचन, वमन के 15वें दिन विरेचन आना चाहिए। विरेचन के लिए भी आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत से आप कराएं। और विरेचन कल्प के रूप में त्रिफला 20 ग्राम, श्वेत निशोथ 20 ग्राम और दंती मूल 20 ग्राम, ये 3 औषधियाँ विशेष कुष्ठ के रूप में उल्लेखित हैं। इनका काढ़ा बना लें 100 ml और 30 से 40 ml तीक्ष्ण टाइप का इसमें विरेचन होना चाहिए। इसके अलावा फिर विरेचन के 9वें दिन से आप वस्ती प्रारंभ करें, कालवस्ती क्रम। अनुवासन के रूप में मदन फल, मुलहठी, निम्ब छाल, कुटकी, पटोल, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मदन फल, मुलहठी, निम्ब छाल, कुटकी और पटोल, इनके काढ़े से तैल को सिद्ध कर लें, तिली तैल को, और इसे अनुवासन लगाएं। और जब तक आपके पास उपलब्ध नहीं है तब तक आप त्रिफला घृत से या पंचतिक्त घृत से या करंज तेल से भी वस्ती लगा सकते हैं। निरूह वस्ती के लिए दारू हल्दी, कंटकारी, खस, पटोल पत्र, निम्ब, मदन फल, अमलतास, इंद्रजौ और नागरमोथा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निरूह वस्ती के लिए द्रव्य हैं दारू हल्दी, कंटकारी, खस, पटोल पत्र, निम्ब छाल, मदन फल, अमलतास, इंद्रजौ और नागरमोथा। इनका काढ़ा बना लीजिए आप 300 ml, प्रत्येक 20-20 ग्राम लेकर के। पंचतिक्त घृत 50 ml, चाल मोगरा तेल 50 ml और सेंधव 5 ग्राम। ये विधिवत वस्ती कालवस्ती क्रम के रूप में आप प्रयोग करें। इसमें नस्य भी देना चाहिए। नस्य के लिए 7 औषधियों का उल्लेख है जो धमापन या अवपीड़न के रूप में आप दे सकती हैं, जैसे सेंधव, दंती मूल, मरीच, तुलसी बीज, पीपर, करंज फल और विडंग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, सेंधव, दंती मूल, मरीच, तुलसी बीज, पीपर, करंज फल और विडंग, इनको बराबर मात्रा लेके बारीक चूर्ण बना। अगर आपको अवपीड़न देना है तो 2 चम्मच औषधि निकाल करके थोड़ा पानी डाल के एक दिन पहले रख दीजिए, चटनी बना करके प्रातःकाल निचोड़ लीजिए। ये 6 से 8 बूंद की मात्रा अवपीड़न के रूप में दे सकते हैं। इसमें धमापन भी दे सकते हैं। बारीक चूर्ण करके 3 मिचुटी परिमाण में 6 अंगुल लंबी नली में आप डाल लें। डालने के बाद दोनों नासा छिद्रों में धमापित करते हैं। इसको बोलते हैं धमापन नस्य। तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो ऊर्ध्वजत्रुगत यदि कहीं पर कुष्ठ है तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जैसा आप जानते हैं सूर्य से ज़्यादातर सिर से ही प्रारंभ होता है, इसलिए नस्य कराना जरूरी है। रक्त मोक्षण, इसमें श्रावेद और जलौका दोनों ही कर सकते हैं। आजकल कपिंग का जमाना है, उससे भी आप रक्त मोक्षण कर सकते हैं। दूसरा एक सिद्धार्थक स्नान चरक संहिता में वर्णित है। इससे स्नान कराइए व्यक्ति को। इस काढ़े का आभ्यंतर स्नेहपान भी कर सकते हैं। और सिद्धार्थक द्रव्यों से तक्र को सिद्ध करके तक्रधारा, सर्वांग तक्रधारा भी बहुत ही उपयोगी है। इसमें मुस्तक, नागरमोथा, आंवला, हरड़, बहेड़ा, करंज, अमलतास, इंद्रजौ, दारू हल्दी, गिलोय और सप्तपर्ण, ये औषधियाँ हैं सिद्धार्थक में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मदन फल, नागरमोथा, आंवला, हरड़, बहेड़ा,
करंज, अमलतास, इंद्रजौ, दारू हल्दी, गिलोय और सप्तपर्ण। मुस्तमदनम त्रिफला करंज आरगवद कलिंगवाहा दारवी सप्तपर्णाः सिद्धार्थकम नाम चयति। ये काढ़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्नान भी इसी काढ़े से कराएं और तक्र को इन औषधियों से सिद्ध करके सर्वांग तक्र धारा भी बहुत ही उपयोगी है। सर्वांग तक्र धारा करने के पहले चाल मोगरा तेल का अभ्यंग करा के फिर ये करें। आप देखेंगे 11 दिन, 15 दिन, 20 दिन के प्रयोग से बहुत जल्दी ही कंडू ठीक हो जाती है और रोगी को बहुत आराम मिलता है। तो सिद्धार्थक स्नान का प्रयोग इस प्रकार से आप करें। कुष्ठ में या सोरियासिस में लेप का भी बड़ा महत्व है। इसके लिए एक लेप में बता रहा हूँ आपको। चित्रक, सहीजन, गिलोय, अपामार्ग, बड़ी इलायची, इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। चित्रक, सहीजन, गिलोय, अपामार्ग, बड़ी इलायची बराबर मात्रा लेके और दही के मंड, दही के पानी में इसको बारीक पीसें और इसका लेप लगाएं। इससे भी तत्काल खुजली में आराम प्राप्त होगा। क्वाथ के रूप में आप दारू हल्दी, निम्ब छाल, पटोल पत्र, अमलतास और त्रिफला, इनका काढ़ा बना के 21 दिन प्रयोग करें। अगर नया केस है तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, अन्यथा इसको लगातार 3 महीने तक इसका प्रयोग करें। रस औषधियों में गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, तालकेश्वर रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम और स्वर्णमाक्षिक 250 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ। गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, तालकेश्वर 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, स्वर्णमाक्षिक 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2-3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। अगर आप संशमन के लिए घृत का प्रयोग करना चाहते हैं तो पंचतीर्थ घृत गुग्गुलू, ये 20 ml भोजन के काल में दोनों टाइम गर्म पानी के साथ कुनकुना करके सेवन कराएं। आरोग्यवर्धनी पंचनिम्ब बटी, इनका प्रयोग पटोल आदि क्वाथ, आसोरिष्ट में खदरारिष्ट और खदरारिष्ट, महामंजिष्ट आदि क्वाथ आदि का सेवन आप करा सकते हैं। सोमराजी तेल, चाल मोगरा तेल, निम्ब तेल और करंज तेल, इनमें से कोई भी 2 मिला लीजिए, 3 मिला दीजिए, सिंगल हो। दिन में 3 या 4 बार या 5 बार पूरे शरीर में लगाएं। जितना वो आर्द्र रहेगा, स्निग्धता रहेगी, तो उतना ही खुजली रोगी में कम हो। खुजली यदि कम हो गई, कंडू कम हो गया, तो पेशेंट को आराम महसूस होने लगता है। हमने एक रिसर्च की थी। हमारी संध्या पांडे जो अंबिकापुर में सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं क्लास 1, उनके द्वारा PhD MD थीसिस लिखाई गई थी। उन्होंने एक प्रयोग किया था। विरेचन करने के बाद नवाइस लौह का सेवन, विरेचन करने के बाद नवाइस रसायन, ये चक्रदत्त का प्रयोग है, इसमें काम किया गया था और बहुत अच्छे रिजल्ट से। आप भी नोट कर लीजिए, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर वमन नहीं करा पाते तो विरेचन करने के बाद आमल की, विभीत की, हरित की, विडंग, चित्रकमूल, भिलावा, वाकुची, लौह भस्म और भृंगराज, ऐसे 9 द्रव्य हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आमल की, विभीत की, हरित की, विडंग, चित्रकमूल, भिलावा, वाकुची, लौह भस्म और भृंगराज, ये एक एक पार्ट बढ़ाते चले जाइए। जैसे आमल की 1 भाग, तो विभीत की 2 भाग, हरित की 3 भाग, विडंग 4 भाग, ऐसा बढ़ाते हुए क्रम में ये औषधियों को बनाया जाता है। और इसका प्रयोग आधा चम्मच से 1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम पानी के साथ सेवन कराएं। शोधन करने के पश्चात आप इसका प्रयोग करें, निश्चित रूप से इसमें लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा एक अनुभूति योग है। दारू हल्दी क्वाथ, दारू हल्दी का कल्क बना लीजिए, दारू हल्दी का, और उसमें गोमूत्र मिला दीजिए। गोमूत्र में घोल करके सुबह शाम मात्र 21 दिन लेने से सोरियासिस में लाभ होता है। इसके अलावा भल्लाता कवलेह, ये भी बड़ा उपयोगी है। भल्लाता कवलेह 1 चम्मच सुबह शाम लीजिए दूध के साथ। नींबू चूर्ण, पंच नींबू चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार।
एक दूसरा योग और है रस औषधियों में, शुद्ध गंधक 250 मिलीग्राम, रस माणिक्य 125 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। ये एक पुड़िया है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा शहद के साथ सेवन कराएं। और ध्यान रहे आर्द्रता हमेशा बनी रहे। तो निम्ब तैल, करंज तैल, चाल मोगरा तैल या आजकल 777 ऑयल आता है, यह भी बड़ा उपयोगी है, हम इसका बहुत प्रयोग करते हैं। तो निरंतर दिन में 3 या 4 बार पेशेंट को जरूर इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए रेखा वर्मा जी दिख रही हैं, KN गांगवार जी दिख रहे हैं और हमारे प्रिय नवीन जी का भी मैसेज आ रहा है, विनोद पटेल जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा। कोई इसमें दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप पुनः आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार और जय आयुर्वेद।